बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर सामने आ रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से राज्य में लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, उसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दिल्ली से लेकर ढाका तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। महज कुछ ही दिनों के भीतर बंगाल में ऐसा माहौल बन चुका है जिसे देखकर राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। क्या अब बंगाल में पूरी तरह नया दौर शुरू हो चुका है? प्रशासनिक सख्ती, राष्ट्रवादी फैसले और कानून व्यवस्था पर लगातार हो रहे बड़े एक्शन ने उन ताकतों की नींद उड़ा दी है जो वर्षों से बंगाल को अपने एजेंडे का मैदान समझती थी। और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फैसलों ने साफ संकेत दे दिया है कि बंगाल की तस्वीर बदलने वाली है। बंगाल की राजनीति हमेशा से भारत की सबसे चर्चित, सबसे भावनात्मक और सबसे विस्फोटक राजनीतिक धरती मानी जाती रही है। यह वही भूमि है जहां से कभी स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज उठी थी, जहां विचारधाराओं ने सरकारों को जन्म दिया और जहां सत्ता केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं बल्कि वैचारिक वर्चस्व का प्रतीक मानी जाती रही। लेकिन कल्पना कीजिए कि अचानक इसी बंगाल में ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जाए जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी हो। कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक एक अलग तरह की बेचैनी महसूस की जाने लगे। प्रशासनिक दफ्तरों में रात भर बैठकों का दौर चले, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ जाएं और राजनीतिक विश्लेषक यह कहने लगे कि बंगाल अब अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में राज्य में जिस तरह तेज फैसले लिए गए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। सरकारी तंत्र में अनुशासन लागू करने से लेकर भ्रष्टाचार के पुराने मामलों को फिर से खोलने तक प्रशासनिक मशीनरी अचानक पूरी ताकत से सक्रिय दिखाई देने लगी। जिन इलाकों में वर्षों से राजनीतिक हिंसा और अवैध नेटवर्क की खबरें आती थीं, वहां लगातार छापेमारी शुरू हो गई। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया कि अब बंगाल में कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या यह केवल सत्ता परिवर्तन है या फिर बंगाल की पूरी राजनीतिक संस्कृति को बदलने की शुरुआत। कई बड़े नेताओं के करीबी अधिकारियों पर जांच एजेंसियों की नजरें टिक गईं। पुराने घोटालों से जुड़ी फाइलें फिर खुलने लगीं। सरकारी दफ्तरों में वर्षों से दबे पड़े मामलों पर अचानक कार्रवाई शुरू हो गई। इससे उन लोगों में खलबली मच गई जो लंबे समय से सत्ता के संरक्षण में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। दूसरी तरफ आम जनता के बीच एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगा। लोग यह महसूस करने लगे कि शायद पहली बार शासन व्यवस्था खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल बार बार पूछा जाने लगा, क्या बंगाल अब पूरी तरह बदलने वाला है? राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य में सबसे बड़ा परिवर्तन तब दिखाई देता है जब प्रशासनिक भाषा बदलने लगती है, और बंगाल में यही हो रहा था। नई सरकार की तरफ से लगातार ऐसे संदेश दिए जा रहे थे जिनमें राष्ट्रवाद, सुरक्षा और कठोर प्रशासनिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही थी। सीमावर्ती घुसपैठ, अवैध कारोबार और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त बयान सामने आने लगे। इससे राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ गई, क्योंकि बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। उसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ी हैं, इसलिए वहां का हर राजनीतिक बदलाव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति तक महसूस किया जाता है। यही वजह थी कि दिल्ली के नीति निर्माता भी बंगाल की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए थे। दूसरी तरफ पड़ोसी देशों के मीडिया में भी इस बदलाव की चर्चा शुरू हो गई। कुछ जगह इसे मजबूत प्रशासन की वापसी बताया गया, तो कुछ जगह इसे राजनीतिक पुनर्संरचना का संकेत कहा गया। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि बंगाल की जनता खुद इस बदलाव को कैसे देख रही थी। लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष, विरोध और विचारधाराओं की लड़ाई देखने वाले इस राज्य में अचानक विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य मुद्दे बनने लगे। कई शहरों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू हुई, सरकारी योजनाओं की समीक्षा होने लगी, पुराने ठेकों और नियुक्तियों की जांच बैठाई गई। इससे राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे।
विपक्ष के कई नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, जबकि सरकार का दावा था कि वह केवल व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का काम कर रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी नारों और प्रशासनिक सख्ती को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। युवाओं का एक वर्ग इसे नए बंगाल की शुरुआत बता रहा था, तो दूसरा वर्ग इसे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही थी, वह थी सरकार की तेज निर्णय क्षमता। आमतौर पर सरकारी फैसलों में लंबा समय लगता है, लेकिन यहां कुछ ही दिनों में कई बड़े कदम उठाए जा रहे थे। इससे नौकरशाही के भीतर भी संदेश गया कि अब कामकाज का पुराना तरीका नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। जिन इलाकों में पहले राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आम मानी जाती थीं, वहां लगातार फ्लैग मार्च और विशेष अभियान शुरू हो गए। इससे एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी देखने को मिला। लोगों को लगने लगा कि सरकार अपनी शक्ति दिखाने के मूड में है। राष्ट्रीय मीडिया में बंगाल की खबरें लगातार प्रमुखता से दिखाई जाने लगीं। राजनीतिक विश्लेषक टीवी डिबेट्स में यह चर्चा करने लगे कि क्या यह बदलाव आने वाले समय में देश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि बंगाल केवल जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इतिहास गवाह है कि बंगाल में जो राजनीतिक हवा चलती है, उसका असर कई बार पूरे देश में महसूस किया जाता है। यही कारण है कि हर बड़ा राजनीतिक दल बंगाल की घटनाओं पर करीबी नजर रखता है। इस बीच उद्योग जगत में भी नई उम्मीदें दिखाई देने लगीं। कुछ व्यापारिक संगठनों ने कहा कि यदि कानून व्यवस्था मजबूत होती है और प्रशासन पारदर्शी बनता है, तो निवेश का माहौल बेहतर हो सकता है। वर्षों से बंद पड़ी औद्योगिक संभावनाओं को फिर से जीवित करने की बातें होने लगी। राज्य सरकार ने भी संकेत दिए कि वह रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है। कोलकाता, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और हल्दिया जैसे क्षेत्रों में विकास योजनाओं की नई चर्चाएं शुरू हो गईं। दूसरी तरफ राजनीतिक विरोध भी लगातार तेज होता गया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सरकार समर्थकों का कहना था कि वर्षों से जो ढिलाई चली आ रही थी, उसे खत्म करने के लिए कठोर कदम जरूरी हैं। इसी टकराव ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। राज्य में हर दिन कोई न कोई नया बयान, नई कार्रवाई या नई राजनीतिक हलचल सामने आने लगी। जनता भी लगातार इन घटनाओं को बेहद दिलचस्पी से देख रही थी। कई लोग इसे बंगाल की नई राजनीतिक पहचान बनने की शुरुआत बता रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पूरे माहौल ने बंगाल की छवि को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। अब चर्चा केवल चुनावी राजनीति की नहीं रह गई थी, बल्कि यह बहस प्रशासनिक मॉडल, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई नियंत्रण और राजनीतिक संस्कृति तक पहुंच चुकी थी। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर ढाका तक बेचैनी की बात कही जाने लगी। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या यह केवल शुरुआती राजनीतिक ऊर्जा है या फिर सचमुच राज्य एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है? आने वाला समय इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति एक बार फिर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है, और यदि इसी तरह फैसलों की रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में बंगाल भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र बन सकता है। इस समय पूरी दुनिया के बड़े बड़े नीति निर्माताओं की नजरें किसी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध पर नहीं, बल्कि भारत के एक ऐसे राज्य पर आकर टिक गई हैं जिसने सिर्फ एक हफ्ते के भीतर पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही पलट कर रख दिया है। दोस्तों, बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने गजब कमाल कर डाला है, जिसके बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश भी पूरी तरह से हिला हुआ है। बंगाल में बीजेपी की नई सरकार बने ठीक से एक हफ्ता ही हुआ है, और मात्र 67 दिनों के भीतर बंगाल के भीतर जो हुआ है, उसकी कल्पना किसी राजनीतिक विश्लेषक ने नहीं की थी। बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कदम रखते ही सीधे उत्तर प्रदेश का मशहूर योगी मॉडल लागू कर डाला है।
एक तरफ जहां बंगाल के आम लोग इस अभूतपूर्व और त्वरित परिवर्तन से बेहद खुश हैं और शुभेंदु अधिकारी के कड़े फैसलों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश भी बंगाल के इस ऐतिहासिक परिवर्तन से हिला हुआ है और वहां पर भारत के खिलाफ लोग पूरी तरह से हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। इस जबरदस्त प्रशासनिक और राजनीतिक भूचाल ने पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। पिछले 50 सालों से जो राज्य एक खास किस्म के राजनीतिक धरे पर चल रहा था, वहां अचानक आया यह तूफान उन ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो भारत की सीमाओं को कमजोर देखना चाहती थी। जो बंगाल धीरे धीरे तुष्टीकरण और अव्यवस्था के दलदल में धकेला जा रहा था, वहां 50 बरस बाद एक ऐसी शासन व्यवस्था लागू की गई है जिसने राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रख दिया है। इस बदलाव की धमक सिर्फ कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग या नबन्ना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज दिल्ली से लेकर ढाका तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। यह नए राजनीतिक दौर की शुरुआत है जहां फैसलों में देरी नहीं की जाती, बल्कि सीधे एक्शन लिया जाता है। पिछले 5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद बंगाल की धरती पर एक ऐसा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहा है जिसकी मांग यहां का बहुसंख्यक समाज बरसों से कर रहा था। सत्ता की कमान हाथ में लेते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला लिया, उसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आए इस बड़े बदलाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राज्य में लिए जा रहे लगातार फैसलों को लेकर समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल है, जबकि विरोधी खेमों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। यह फैसला केवल एक औपचारिक आदेश भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे राष्ट्र भावना, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत को फिर से जीवंत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है। इसी गीत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे लाखों क्रांतिकारियों की रगों में जोश भरने का काम किया था। बंगाल की धरती पर ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस अमर रचना को जन्म दिया था, जिसने आगे चलकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। ऐसे में जब उसी बंगाल में एक बार फिर स्कूलों के भीतर यह स्वर गूंजने की बात होती है, तो इसे इतिहास की वापसी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि इससे नई पीढ़ी में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना मजबूत होगी। उनका मानना है कि वर्षों से राजनीति के नाम पर जिस तरह सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश हुई, अब उसे दोबारा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य के भीतर इस फैसले को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नाम दिया जा रहा है। लंबे समय से यह आरोप लगाया जाता रहा कि बंगाल की मूल सांस्कृतिक चेतना को राजनीतिक हितों के लिए दबाया गया और तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य की पहचान को कमजोर किया। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, उसमें प्रशासन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को लेकर कहा जा रहा है कि यह बच्चों को केवल किताबों तक सीमित शिक्षा नहीं देगा, बल्कि उन्हें अपने इतिहास और अपनी सभ्यता से जोड़ने का माध्यम बनेगा। कई लोग इसे उस बंगाल की वापसी बता रहे हैं जिसने कभी स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरबिंदो घोष जैसे महान राष्ट्र नायकों को जन्म दिया था। यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल की मिट्टी हमेशा से राष्ट्रवाद की जननी रही है और अब उसी चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ प्रशासनिक मोर्चे पर भी तेजी से फैसले लिए जाने की चर्चा हो रही है। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर भी व्यापक बहस छिड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का तर्क है कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी धार्मिक या राजनीतिक आधार पर विशेष छूट नहीं दी जाएगी। इस कदम को कानून का समान शासन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि वर्षों से आम लोग अत्यधिक शोर, अनियमित लाउडस्पीकरों और सार्वजनिक असुविधाओं से परेशान थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से कार्रवाई नहीं हो पाती थी।
अब प्रशासन स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि राज्य में नियमों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही इस कार्रवाई को कई लोग योगी मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया, उसी प्रकार अब बंगाल में भी प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। समर्थकों का दावा है कि इससे आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बढ़ेगी। खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोग जो लंबे समय से अव्यवस्थित, सार्वजनिक शोर और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, वे इस अभियान को राहत देने वाला कदम मान रहे हैं। प्रशासन का यह भी कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिकों की सुविधा उससे ऊपर है। इसलिए बिना अनुमति किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर या सार्वजनिक अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस नीति को लेकर राज्य की राजनीति में तीखी बहस जरूर हो रही है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि प्रशासन अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में गोवंश संरक्षण को लेकर बनाए गए नए और कड़े कानूनों की भी जोरदार चर्चा हो रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था और करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में गोवंश की अवैध तस्करी, गोकशी और अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ाने की बात कही जा रही है। प्रशासन का दावा है कि वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अवैध नेटवर्क राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में अब उनके खिलाफ कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। समर्थकों का कहना है कि गाय केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण धुरी रही है। खेती किसानी, डेयरी उद्योग और ग्रामीण जीवन में उसका विशेष महत्व है। इसलिए गोवंश संरक्षण को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी जरूरी बताया जा रहा है। राज्य में इस बदलाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहे हैं। लेकिन समर्थकों का कहना है कि बंगाल अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति की जगह कानून आधारित शासन और सांस्कृतिक गौरव को प्राथमिकता दी जा रही है। उनका दावा है कि इससे राज्य की छवि बदलेगी, निवेश बढ़ेगा और आम लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। वहीं विरोधी दलों का आरोप है कि इन मुद्दों का इस्तेमाल समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि समर्थक इन आरोपों को खारिज करते हुए कहते हैं कि यदि कानून का पालन समान रूप से कराया जा रहा है, तो इसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए। बंगाल की जनता के बीच भी इन फैसलों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि राज्य को लंबे समय बाद एक मजबूत प्रशासनिक दिशा मिलती दिखाई दे रही है। खासकर युवा वर्ग के बीच राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी वंदे मातरम, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और कानून व्यवस्था जैसे विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समर्थकों का कहना है कि यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि मानसिकता में परिवर्तन की शुरुआत है। उनका मानना है कि जब स्कूलों में बच्चे राष्ट्रगीत के साथ दिन की शुरुआत करेंगे, जब कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा और जब अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाई जाएगी, तब समाज में अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना स्वतः मजबूत होगी। इसके साथ ही बंगाल की ऐतिहासिक विरासत को भी इस पूरे बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यह वही भूमि है जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी, जिसने साहित्य, कला, संस्कृति और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में पूरे देश का नेतृत्व किया। ऐसे में समर्थकों का कहना है कि अब बंगाल फिर से उसी गौरवशाली पहचान की ओर लौट रहा है। वे इसे केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि वैचारिक परिवर्तन का दौर बता रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में बंगाल देश की राजनीति और सांस्कृतिक विमर्श का केंद्र बन सकता है। जिस राज्य को कभी राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोपों के लिए जाना जाता था, अब वही राज्य राष्ट्रवाद, प्रशासनिक सख्ती और सांस्कृतिक चेतना की नई प्रयोगशाला बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी बड़े बदलाव के साथ विवाद और बहस जुड़ी होती है। लोकतंत्र में अलग अलग विचार स्वाभाविक हैं,
लेकिन इतना निश्चित है कि बंगाल में हो रहे इन घटनाक्रमों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन फैसलों का सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल समर्थकों के बीच यह विश्वास मजबूत होता दिखाई दे रहा है कि बंगाल एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। ऐसा अध्याय जिसमें राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव, सख्त प्रशासन और कानून का समान शासन मुख्य आधार बनने जा रहे हैं। राज्य पुलिस को साफ और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सीमा से जुड़े इलाकों से होने वाली पशु तस्करी के पूरे सिंडिकेट को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इन शुरुआती फैसलों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नई सरकार किसी भी तरह के बाहरी या भीतरी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। नई सरकार केवल कानून व्यवस्था को सख्त करने तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए भी ऐतिहासिक पहल की है। गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और रोजाना मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और लोक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है। अब राज्य में मात्र 5 रुपए में माछ भात यानी मछली और चावल की पूरी थाली उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना उन राजनीतिक दलों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे, लेकिन असल में जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसा कर रखते थे। 5 रुपए में सम्मानजनक और भरपेट भोजन मिलने से गरीब तबके में सरकार के प्रति एक गहरा विश्वास पैदा हुआ है। राष्ट्रवाद और जन कल्याण का यह अनूठा तालमेल ही इस नई सरकार की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लेकिन इस घरेलू सुधार से भी बड़ा और महत्वपूर्ण मोर्चा देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का था। बंगाल की एक बहुत लंबी सीमा पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है, जहां से लगातार अवैध घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें आती रहती थीं। शुभेंदु अधिकारी ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। सीमावर्ती तमाम जिलों में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर फेंसिंग यानी कंटीली बाड़ लगाने के काम को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। पिछले कई सालों से जमीन अधिग्रहण के नाम पर इस बेहद जरूरी काम को जानबूझकर लटकाया जा रहा था, लेकिन नई सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिया है कि अगले 6 महीनों के भीतर लैंड ट्रांसफर यानी जमीन हस्तांतरण की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए। सीमाएं सुरक्षित होंगी तभी देश के भीतर की जनता सुरक्षित रह पाएगी। इसी मूल मंत्र के साथ सीमा सुरक्षा बल को राज्य प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। जमीन से जुड़े इन बेहद जटिल और तकनीकी मसलों को महज 6 दिनों के भीतर सुलझा लेना यह साफ दिखाता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। सीमा पर बैठे राष्ट्र विरोधी तत्व इसी बात से सबसे ज्यादा परेशान और हैरान हैं, क्योंकि अब उनके लिए भारत की सीमा में अवैध रूप से दाखिल होना हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। कंटीली बाड़ का यह काम पूरा होते ही घुसपैठ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। सुरक्षा का यह चक्र सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के भीतर चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर भी अब बहुत पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य के तमाम मदरसों की गतिविधियों की व्यापक और गहन पड़ताल शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों को साफ निर्देश है कि जिन भी संस्थानों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने या युवाओं को गुमराह करने की थोड़ी सी भी शिकायत मिलेगी, वहां तुरंत और बेहद सख्त एक्शन लिया जाएगा। शिक्षा के पवित्र आवरण में देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले किसी भी तत्व को अब बंगाल की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा की शुरुआत कर दी है, जिससे गुंडे, मवाली और सिंडिकेट चलाने वाले बड़े बड़े माफियाओं के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। जो अपराधी और बाहुबली नेता पहले सत्ता के सीधे संरक्षण में खुलेआम घूमते थे और आम जनता को डराते धमकाते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए छिपते फिर रहे हैं। पुलिस की इस ताबड़तोड़ और निष्पक्ष कार्रवाई ने अपराधियों के मन में कानून का ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि या तो वे राज्य छोड़कर भाग रहे हैं या फिर खुद ही सलाखों के पीछे जाने की मिन्नतें कर रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सामाजिक समस्या यानी अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की एक मुकम्मल और बड़ी तैयारी कर ली गई है।
पिछले कुछ दशकथित प्रशासनिक फेरबदल और सख्त नीतियों की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी है जैसी शायद दशकों से नहीं देखी गई थी। समर्थकों द्वारा इसे नए बंगाल की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वर्षों बाद पहली बार आम नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रहे हैं।